बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूँ शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शाजिया। साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो बातें हो रही हैं उसके ऊपर। इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा है जर्मनी है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने एडवाइजरी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा हम जो पाकिस्तान में इस वक्त ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला जारी है उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से पूछना चाहूंगी। उनकी वापसी की बातें हो रही हैं और साथ ही पीटीआई की जानिब से उनके इस्तकबाल के हवाले से भी बातें हो रही हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पर चीजें चेंज हो रही हैं, काफी उसमें तब्दीलियां आने वाली हैं फ्यूचर में। जी। जहां पे आज मैं एक जगह पे एक हेडलाइन पढ़ रहा था कि नवाज शरीफ और उनका और एस्टेब्लिशमेंट का एक पेज होता जा रहा है नून लीग का। इस चीज के बारे में देखें, अल्टीमेटली उन्होंने वापस आना है, लेकिन आज जावेद चौधरी साहब ने इसके बारे में कुछ जो बातें की हैं, मुझे उनमें मैं उनसे इत्तेफाक करूंगा। जी। एक तो वो तब तक नहीं आएंगे जब तक इकानमी ठीक नहीं होती। दूसरा, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक उनके फैसले, अदालतों के फैसले उनके हक में नहीं होते। तीसरा, उसके बाद वो देखेंगे कि जब तक नए आर्मी चीफ के बारे में जो एक कंट्रोवर्सी है, जब तक वो ठीक नहीं होगी वो नहीं आएंगे। और दूसरा, एक जो उनका आखिरी ख्वाहिश है कि इस वक्त जो बंदयाल साहब हैं वो भी तब्दील हों, क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं। और उसके बाद जस्टिस फैज ईसा साहब जो हैं, फायज ईसा साहब, वो अपने बेंच, वो चीफ जस्टिस हों तो फिर आएंगे। और क्योंकि वो समझते हैं कि बंदयाल साहब ही वाज लीनिंग टुवर्ड्स पीटीआई और उनके फैसले और उनके वाकई फैमिली के कुछ जो हैं मामलात पीटीआई के साथ हैं। तो ये सारी चीजें उनके रडार पर हैं नवाज शरीफ साहब के। लेकिन उनकी वापसी के हवाले से इस वक्त काफी सारी स्पेकुलेशंस हैं पाकिस्तान में और लंदन में भी। बिलखसूस उन्होंने जो पाकिस्तान के कुछ 4 जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उनके साथ जो कल बैठ के लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो उसमें उन्होंने अपने मरियम नवाज के और अपने जेल के दौरान जो वाकयात और उनकी पेशियों और अपने मुकदमात की पेशियों के बारे में बातें की। उन्होंने जो बातें की हैं मैडम जो कुलसूम नवाज की वफात के बारे में, उन्होंने बताया अपना कि जब वो जद्दा में थे तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी वालदा जो हैं जेल में उनको जो विजिट करती थी उसके बारे में उनके इमोशनल फीलिंग्स। उसके बाद उनकी वालदा जब लंदन में आई और वो वहां पे वो वफात पा गई ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। वो कोरोना से तो उनकी वफात नहीं हुई थी, मैंने वो सारा इंटरव्यू डिटेल के साथ सुना है। लेकिन जी। ये एक कोशिश है नून लीग की तरफ से टू गेन द सिंपैथी ऑफ द पब्लिक। इस वक्त जिस तरीके से 2018 में इमरान खान साहब को एज अमीरुल मोमिनीन तैयार किया जा रहा था, जिस तरीके से उनके लिए सारा कुछ हो रहा था, आजकल वही लग रहा है कि अब मीडिया जो है वो नून लीग के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में जो वो एक मैदान है उसकी तैयारी की जा रही है, सफाई की जा रही है, सिंपथी वोट्स गेन किए जाएंगे। और कोशिश है इस वक्त कि पंजाब वापस नून लीग के पास चला जाए और दूसरा अगले इलेक्शन में तैयारी की जाए। जो सुनने में आती थी स्पेकुलेशंस के एक प्लेइंग फील्ड जो है वो सब पार्टियों को दिया जाए ताकि हुकूमत जो है वो आगे लोगों की आवाज, लोगों की उमंगों के मुताबिक एक पार्लियामेंट जो है वो क्रिएट की जा सके। माजी के अंदर अगर पढ़ा जाए तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू इवन दैन इमरान खान के इलेक्शन आज तक जो है वो जो बिल्कुल शफाफ नहीं हुए पाकिस्तान के अंदर। हमेशा उस पर अदारे जो होते हैं वो अपना असर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि उनकी वापसी ज़रूरी है नून लीग के लिए, उनकी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास उतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। और मरियम नवाज के बारे में मैं एक जी। बैसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मुझे एतराज था उनकी एक स्टेटमेंट के ऊपर। वो अपने आप को पोर्ट्रे करती हैं एक अवामी लीडर, लेकिन उनकी ये जो स्टेटमेंट है कि मैं लंदन सर्जरी कराने जा रही हूँ, ये एक, मैं समझता हूँ, गरीब अवाम के मुंह के ऊपर तमाचा है। उनको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी कि आपने पाकिस्तान के डॉक्टरों के और गरीब लोगों के लिए आपने एक मैसेज छोड़ा है कि आप सर्जरियां कराने लंदन जाते हैं, यहाँ गरीब जो हैं
वो पैरासिटामोल की गोली भी नहीं उनको मिलती। कराची में आपको पता होगा कि पैरासिटामोल की गोलियां शार्ट थी। 4 करोड़ लोग इस वक्त खुले छत के नीचे हैं और उनके अकॉर्डिंग टू नवाज शरीफ, वो मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर के इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देते। इनके एडवाइजर कमजोर हैं, इनका अपना आईक्यू लेवल में समझता हूं कि इनको चाहिए कि इस तरह की स्टेटमेंट्स ना देती। जरूरत क्या थी स्टेटमेंट की? ये जाते लंदन चले जाते आप कहते मैं अपने बहन भाइयों से और अपने बाप से मिलने जा रही हूँ। किसी ने आपसे पूछा थोड़ी था कि आपकी रीजनिंग, आपकी कौन कौन सी रीजन है लंदन जाने की। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह ही है। इस तरह हमारे सियासतदान जो है, जिस तरीके से अभी वो बनी गाला और जाति उमरा से नहीं निकल रहे, जिस तरह अपने लाड़काना एयर कंडीशनों से नहीं निकल रहे और शराब जदगान के साथ नहीं बैठ रहे, इसी तरीके से बार बार अपने ही लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। तो ये स्टोरी है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो जो इस वक्त डेप्यूटी वजीर आजम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है इसहाक डार साहब के बारे में, द मोर पावरफुल पर्सन, और नवाज शरीफ साहब का रिप्रेजेंटेटिव, उनके आने से डॉलर को इस वक्त डॉलर इन डिक्लाइन, रुपया इंक्रीजिंग, मेरे ख्याल, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज तकरीबन 217 रुपीज का डॉलर है आज। और उनके बारे में फिर उसके बारे में भी काफी बातें हो रही हैं कि ही इज एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमी, और इसहाक डार साहब जब आते हैं तो इकोनॉमी अच्छी हालत में चली जाती है। आज मैं उनके बारे में भी चीजें पढ़ रहा था, लेकिन आने वाले दिन बताएंगे। मेरे ख्याल में जो नवाज शरीफ साहब भी जो टारगेट दिए गए हैं इस वक्त इसहाक डार साहब को कि आपने डॉलर को 185 और 190 के दरमियान लेकर आना है, और यही इसकी असली वैल्यू है। अब देखें कि इसहाक डार साहब इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। अच्छा साजिद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा का पहला दौरा जर्मनी था, जहाँ पर दोनों वज़राए खारजा जो दोनों ममालिक के हैं उनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कश्मीर के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया, जिसके ऊपर भारत ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब का मैं समझता हूँ दौरा बिल्कुल बहुत कामयाब था। बिलावल भुट्टो साहब अपना दुनिया में असर और रसूख अपना बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं कि अगले इस दफा तो नहीं तो शायद अगले किसी वक्त वो वजीर आजम अपने आप को देखना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी उनको देखना चाहती है। और मेरे ख्याल में क्योंकि उन बाहर के पड़े हैं वो, उनको और उनकी तरबियत हो रही है आजकल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। उनका खासकर ये जो दौरा जर्मनी का था कामयाब इसलिए हुआ, एक तो वहां से जो सिग्नल लिए जा रहे हैं, मैं सिग्नल्स के बारे में बात करूंगा, जो दोनों ने जी। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने, उसमें कश्मीर का नाम लिया गया, और दूसरा 1 करोड़ यूरो जो है वो सैलाब के लिए लेने में कामयाब हो गए। तो मैं समझता हूँ उनका दौरा कामयाब है। अब जब कश्मीर की बात की जाती है तो इस वक्त इसमें से जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, कि इस वक्त अमेरिका और उसके एलाइज जो जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड है, ये लग रहा है कि भारत से नाराज हैं। वो इस तरीके से कि कश्मीर की बात हुई और जिस तरीके से पाकिस्तान को F-16 का पैकेज दिया गया, जिस तरीके से हमारे 3 मेजर प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद बाजवा साहब, इन्होंने 1 महीने के अंदर जो अमेरिका का दौरा किया और जिस तरीके से उनकी यहाँ पे उनको रिसेप्शन दी गई, जिस तरीके से उनकी मुलाकातें हुई हैं, इससे लग रहा है अमेरिका और उसके यूरोपियन एलाइज जो है वो भारत से नाराज हैं, रशिया से तेल लेने की वजह से और यूक्रेन की जंग के ऊपर रूस को सपोर्ट करने पे। और ये उसी का दूसरा उसका एक अलामत ये है कि आज फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी की उन्होंने भी कश्मीर के बारे में बात की है, और मैं आगे प्रोग्राम में चल के मजीद इसके बारे में बात करूंगा। अच्छा साजिद साहब, वीडियो और ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी तवातुर से जारी है, और इस हवाले से जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान, उन्होंने कहा है कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, इन ऑडियो लीक्स के खिलाफ जाकर। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक ये सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस चीज पे जितना अफसोस किया जाए कम है कि बजाय इसके कि इन लोगों की हुकूमती पॉलिसीज को डिस्कस किया जाए, उनकी प्राइवेट लाइफ के पीछे जाया जा रहा है। प्राइवेट लाइफ होती है, और कुछ तो खैर मैं समझता हूँ जो वीडियोस थी वो आई ओपनिंग थी, जिसमें खासकर बताया गया कि खान साहब खुद हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क में सिर्फ 2 मसले नजर आ रहे हैं। 2 लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपके हैकर भाईजान है और दूसरे आपके फौजी भाईजान है जो अगली अपॉइंटमेंट होनी।
इन दोनों के ऊपर आके आपका मुल्क जो है वो कंप्लीटली खड़ा हो चुका है, डेडलॉक हो चुका है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि इस वक्त हैकर भाईजान ने जो है वो 4-5 उन्होंने वादा किया है कि हमारे पास इनकी अभी और वीडियो मौजूद है और मैं वो वीडियो लीक करूंगा विद उसकी रिपोर्टिंग के साथ कि वो जो वीडियोस हैं वो ठीक हैं, असली हैं। और खासकर जो मुझे एक तशवीश नजर आ रही है, उन्होंने कहा कि आने वाली वीडियोस जो होंगी उनको बच्चे ना देखें, 18 प्लस देखें लोग उनको। अब मैं ये देखना चाहूंगा क्या अखलाकियात, क्या खान साहब ने 3.5 साल में बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, बल्कि इट वाज द वर्स्ट गवर्नेंस पॉसिबल। मैं समझता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास उनकी जो होती थी गवर्नेंस ठीक नहीं थी, करप्शन थी। लेकिन जिस तरीके से खान साहब के दौर में जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूं उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अगर हमारे हैकर भाईजान ये सिर्फ जातियात पे जाने की बजाय सिर्फ अगर पीटीआई की गवर्नेंस का बताएं तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि करप्शन के बाजार गर्म थे। वजीर आजम हाउस में जो कुछ होता रहा है, जिस तरीके से आईएसआई चीफ को चेंज किया गया पिछले हमारे वो अंजम साहब को, तो यही बहुत काफी था अगर इनका असली चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन अब देखें इस वक्त कौम जो है रोजाना, क्योंकि हमारी एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बोर हो चुके हैं, उनको शाम को कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। तो वो आजकल वो एंटरटेनमेंट जो है वो हैकर भाईजान प्रोवाइड कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल में 2-3 हैकर हो चुके हैं, एक अकेले हैकर नहीं है, अब कई हैकर हो चुके हैं और वो बार बार ये वादा करते हैं कि आने वाली जो वीडियोस होंगी वो आपकी आंखें खोल देंगी। और उन्होंने कहा है कि मैंने कौम को सही रास्ते पर लगाना है। ये मैं समझता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब जब तक हमारे आर्मी चीफ का नाम नहीं आता सामने, हालात आपके ठीक नहीं होंगे। कौम इज़्तिराब में है। कौम को बार बार शेख रशीद साहब और डेटे प्रोडिक्ट कर रहे हैं, खान साहब बार बार कर रहे हैं। खान साहब ने तो बल्कि अपनी कोर कमेटी को कह दिया है कि अगला आर्मी चीफ अगर हमारी मर्जी का नहीं आता तो मैं इलेक्शन नहीं जीत सकूंगा। तो आप यही अंदाजा लगा लें कि अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और हैकर भाईजान की वीडियोस, ये पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करेंगी, जो कि मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन ये कि उस पे कौम जो है मेरे ख्याल में उस पे एग्री नहीं करती। कौम जो है आइदर दो ग्रुप्स में है। आइदर जिस तरह हमारे इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कहा है मैंने जिहाद की तैयारी, जिहाद पैकेज तैयार कर दिया है, लोग कस्में उठा रहे हैं कि हम अटैक करने के लिए तैयार हैं। और कुछ हलफ भी लोग लिए हैं जा जो रहे हैं। हलफ लिए जा रहे हैं नाजी स्टाइल में। तो दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो हैकर भाईजान की वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और इनके असली चेहरों से निकाब उतरते हुए देख रहे हैं। अच्छा, साजिद साहब, अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, एक देखा जाए तो इस वक्त क्लियर एक शिफ्ट नजर आ रहा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जी। उसमें एक तो शिफ्ट आया, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को F-16 के बारे में जो पैसा दिया गया है, उसके बाद जिस तरीके से मैंने अर्ज की थी हमारे 3 बड़े जो लीडर थे उनको जिस तरीके से रिसेप्शन वॉशिंगटन डीसी में दी गई है, और उसमें 2 चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। जी। एक तो भारत का रशिया से तेल लेना और दूसरा उनका यूक्रेन के ऊपर उनका अमेरिका को सपोर्ट ना करना। ये 2 चीजें थी और इससे लग रहा है कि वेस्ट जो है वो भी नाराज है और अमेरिका भी नाराज है। 2 चीजें इसके बारे में मैं एक अगली जो मैं प्रेडिक्शन करना चाह रहा था कि वो जो एक बहुत सेंसिटिव था इस मामले में, हमारे अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, डेविड ब्लूम, उन्होंने जाके आजाद कश्मीर का दौरा किया और वहां वापस आके उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत की। तो ये एक क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की शिफ्ट है। अब उसके बारे में यहां वॉशिंगटन डीसी में कई स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि शायद अमेरिका इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान के अंदर उनको एक एयर बेस दी जाए, जिसके बारे में पिछले दिनों पे यहाँ पे ये भी बातें होती रही हैं कि तकरीबन 17 जो थी फ्लाइट्स गई हैं, जहाज यहां से गए सामान भर के, और अमेरिकन का एक्सक्यूज था कि हमें एक अलग एयरपोर्ट दिया जाए सैलाब के इमदाद के लिए, उन तैयारों के लिए। और उन्होंने आइडेंटिफाई भी यही किया था कि हमें शमसी एयर बेस दी जाए जो उनके पास पहले थी। अब उसके हवाले से मैं देखना जो बातें जो यहाँ पे ये भी बातें हो रही हैं इस वक्त के अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के इसरात जो बढ़ रहे हैं,
वहां पे आईसिस के जो है वो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल से बाहर है, वो एक उनको बड़ी रेजिस्टेंस दे रही है। और दूसरा, जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है, उनका उस वहां प्रेजेंस कम हो चुकी है। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि भारत जो है, हाँ, भारत ने उनको ये तो याद दहानी कराई थी, ये तो उन्होंने इत्मीनान में लिया था कि वी विल सर्व योर इंटरेस्ट बेटर देन पाकिस्तान। लेकिन मैं दो चार यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि भारत ने आज तक अमेरिका को वहां पे एयर बेसिस नहीं दी, अड्डे नहीं दिए। और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके अंदर भारत हमेशा अपनी न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन करता है। या तो यह भी देखा जा सकता है कि चाइना और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरह ताइवान में हमारी नैन्सी पेलोसी गई थी, तो उसके बाद जिस तरीके से चाइना ने बिहेव किया है, उसके बाद यह भी सोचा जा सकता है कि अगर फ्यूचर में कुछ छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें भारत वो पोजीशन नहीं लेगा जो पाकिस्तान माजी में लेता रहा है, या शायद आगे फिर ले दोबारा। तो या एक इसकी रीजन ये भी है। दूसरा, इसके बारे में ये भी स्पेकुलेशन है कि ये सिर्फ एक सिग्नल है कि इफ यू बिहेव लाइक दैट वी कैन बिहेव लाइक दिस। तो शायद भारत को ये भी किया जा रहा है, क्योंकि मुझे जो खदशा है, हमेशा मैं सोचता हूं भारत के हवाले से, इस वक्त अमेरिका की 60 बड़ी बिग फॉर्चून कंपनीज के सीईओ जो हैं वो इस वक्त भारतीय नजाद है। भारत के अंदर मोदी साहब ने एक लॉन्च किया है अपना प्रोग्राम $1.2 ट्रिलियन लगाकर, जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज जो है उनके बारे में एक पोर्टल बनाया जाएगा। और उसका सोल ऑब्जेक्टिव ये है, टोटल ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि किस तरीके से चाइना से इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को उठा के भारत में लाया जाए। तो अगर ये सारा कुछ किया जा रहा है तो उसमें भारत की नाराजगी, अमेरिका की नाराजगी भारत के लिए बहुत भारी होगी। और दूसरा, जिस तरह मैं शुरू से ये कहता हूं कि भारत की लॉबी अमेरिका में राइट बिहाइंड द जूइश लॉबी, तो अगर वो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा टास्क नहीं होगा, कर सकते हैं वो, क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 130 के लगभग इस वक्त पॉलिसी रिलेटेड उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस के अंदर। मेरे ख्याल में इतना बड़ा टास्क नहीं होगा। लेकिन ये एक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आया है। उन्होंने रिविजिट किया है रशिया के यूक्रेन की जंग के हवाले से, नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के ऊपर जिस तरह चाइना ने बिहेव किया है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि भारत के साथ उनकी इंडो पैसिफिक के अंदर उनकी पार्टनरशिप, और उसके बाद जो उन्होंने क्वाड बनाए थे उसके हवाले से उनकी पार्टनरशिप भारत के साथ, और नेवल एक्सरसाइजेज जो मुसलसल अमेरिका करता रहा है, इन सारी चीजों को देखा जाए तो उसके बाद ये फौरन एक यू टर्न लेना, ये एक बिल्कुल तशवीश की। इस वक्त जो भारतीय सफारती सर्कल्स हैं वो भी परेशान हैं, और भारत भी इस इन द पैनिक मोड राइट नाउ। लेकिन आपके 3 तो लोग यहाँ आए थे, 3 बड़े लोग, आपके वजीर कानून भी आए थे यहाँ पे, और इसी महीने के अंदर इसहाक डार साहब का भी वाशिंगटन डीसी का दौरा जो है वो मुतवक्के है। अब देखें वो कब डिक्लेयर होता है। अच्छा साजिद साहब, अमेरिका ने कोविड-19 के दौरान लगाई गई कुछ पाबंदियां खत्म की हैं, सफरी पाबंदियां जो मखसूस ममालिक के लिए थी, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो सफरी पाबंदियों के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं पिछले अपने क्वेश्चन में, आंसर में, एनालिसिस में उसके साथ उसको अटैच करूंगा। वो ये तरीका है कि इस वक्त दोनों ममालिक, भारत और पाकिस्तान, यहाँ दोनों जो अमेरिकन ट्रैवलर हैं उनके लिए यहाँ पे उन्हें सफरी पाबंदियों के बारे में उन्होंने बात की है कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि हमारे अमेरिकन सिटीजन ना भारत की साइड से जाएं मकबूजा कश्मीर में, और ना ही वो पाकिस्तान वाली साइड पे आजाद कश्मीर में जाएं। अब यहां पे मैं जो बात ये कहना चाह रहा था, मैं पिछले अपने एनालिसिस में नहीं कह सका, कि वॉशिंगटन डीसी में ये भी खबरें मौजूद हैं, यहां पे ये भी देखा जा रहा है कि शायद पिछले सिग्नल जो हैं भारत को देने के लिए या चाइना को देने के लिए, हो सकता है कि इनके रडार पर कोई पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर के ऊपर कोई झड़प जो है वो भी मुतवक्के हो, या किसी पे काम हो रहा हो, या कुछ और ये बातें इस तरह की सुनी हो। वरना अपने अमेरिकन सिटीजन्स को वार्न करना कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान वाले कश्मीर, उन्होंने कहा है कि लद्दाख जा सकते हैं अमेरिकन सिटीजन, लेकिन मकबूजा कश्मीर नहीं जा सकते। तो या तो ये किसी चीज को फोर्स ही कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से ये ट्रैवल एडवाइजरी जो है दी गई है।
मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फिक्रिया है कि दुनिया इस वक्त 21st सेंचुरी में जंगों से दूर हटने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन अमेरिकन जो है दे आर नॉट फीलिंग सेफ इन बोथ नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, साजिद साहब, सैलाब के हवाले से बात करना चाहूँगी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो सबके सामने हैं। काफ़ी टाइम गुज़र गया, तकरीबन 2 माह होने वाले हैं इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को। जो सैलाब मुतासिरीन हैं वो बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, डोनेशंस की बातें की जाती हैं। जो यहाँ की लोकल तंज़ीमें हैं वो अपने तौर पर काम कर रही हैं, जो मुतासिरीन हैं वहाँ तक इमदाद पहुँचाई जा रही है। लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर जिस किस्म के इक़दामात होने चाहिए थे, वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा कि 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था, वो बहुत बड़ी तबाही थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी कि सैलाब की वज़ह से हुई है। पाकिस्तान के 3 सूबे बहुत शदीद मुतासिर हुए हैं, लेकिन क्या इनकी जो दोबारा से आबादकारी है, उसके ऊपर उस तेज़ी के साथ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पे सर्दी तकरीबन आने वाली है। ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं, इस्लामाबाद का मौसम भी काफ़ी चेंज हो चुका है और इसके साथ-साथ जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम रात के टाइम में चेंज हो रहा है। तो वहाँ के जो मुतासिरीन हैं उनकी मदद कौन करेगा? उनको दोबारा अपने घरों में आबाद करने के लिए किस किस्म के इक़दामात की ज़रूरत है? शाज़िया, पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत, लॉ एंड ऑर्डर, रेट ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें नापैद हैं, बिल्कुल मुझे नजर नहीं आती हैं। मुझसे अगले दिन किसी ने पूछा था ये 1 करोड़ यूरो जो है जर्मनी से, ये पाकिस्तान किस तरह पहुंचेगा और पाकिस्तान से सैलाब ज़दगान तक किस तरह पहुंचेगा। तो मैंने अर्ज की थी कि हुँ, लाहौर से एक आटे का थैला सैलाब ज़दगान तक नहीं पहुंच सकता, तो ये यूरो किस तरह पहुंचेगा वहां। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हमारे जो नए वजीर आजम हैं या ये नई हुकूमत है, शायद ये कोई इस तरह का प्रोग्राम शुरू करे जिसके जरिए, इन्होंने वादा तो किया था यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के साथ कि जो भी पैसा हमें लोग देंगे हम उसको बड़ी शफाफियत के साथ खर्च करेंगे, लेकिन वो शफाफियत दिखाएंगे कैसे आपको। जो हुँ, मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जाता कि हर हफ्ते एक रिपोर्ट शाया की जाती कि इतना पैसा बाहर से आया है और हमने सैलाब जदगान के लिए रिलीफ क्या मुहैया की है। हुँ। ये पूरी दुनिया को दिखाते, ये ना सिर्फ पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को दिखाते। क्योंकि शफाफियत के बगैर लोग, मैं खुद पैसे देने से घबराता हूं, जी, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान में इस वक्त लोग बेचारे, लोगों ने सिर्फ एक ही मैंडेट दिया था नियाजी साहब को, अकाउंटेबिलिटी का। लोग इस वक्त तरस रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो। जो रिश्वत ले रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनका कुछ चेक एंड बैलेंस हो। अदालतें हुँ, इंसाफ देखें। तहरीक इंसाफ का मतलब क्या था कि इंसाफ को आम करना है, इंसाफ को लोगों तक पहुंचाना है। लोग बेचारे हुँ, पीछे चले, ख्वाब देखा उन्होंने तब्दीली का, और अनफॉर्चुनेटली उसी उसी पार्टी ने जिसका नाम इंसाफ है, उसने फेल कर दिया। हुँ, उसने इंसाफ की धज्जियां उड़ाई। उनका फॉरेन फंडिंग का केस खुद का उन्होंने किस तरीके से अदालतों में ड्रैग किया है, किस तरीके से अदालतों की बदनामी की है। फैसला उनके हक में आ जाए तो वो उनकी तारीफें करते हैं, अगर उनके खिलाफ आए तो अदालत के बिल्कुल सहन में खड़े होकर उनको क्रिटिसाइज करते हैं। अदलिया का किस तरीके से हम ख्याल ग्रुप बना दिया गया, अदलिया का, अदलिया को कंट्रोवर्सल कर दिया गया है। लेकिन देखें, मैं ये चाहता था कि सैलाब जदगान के लिए कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता, कोई ऐसा डाटा बनाया जाता कि जिन लोगों के मवेशी मर गए हैं, जिन लोगों के घर गिर गए हैं, उनके नाम आते, उनको बताया जाता कि उनके हालात क्या हैं। अगर हर एक इंसान के पास पाकिस्तान इस वक्त स्मार्टफोन मौजूद है, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू 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 प्रोसेस दिस। लेकिन किसी की हुँ, ख्वाहिश हो। देखें, इनकी रिलीफ के लिए, पाकिस्तान की मौशियत के लिए तो हमारे बाजवा साहब भी जो है फिक्रमंद हैं। बाजवा साहब ने भी काकूल एकेडमी में खड़े होकर कहा कि हमें, हमारी मुआशियत कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई रोड मैप उन्होंने दिया है। शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं मुखैर हजरात बाहर निकल के मदद करें, लेकिन कोई रोड मैप देते, कोई हुँ, बताते सिस्टम ऐसा कि किस तरीके से पैसे वहां पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद किस तरह की जा रही है, लोगों की तस्वीरें लगाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान में आज हूं तो मैं जितने फ्लडेड एरिया वहां पे कैमरे लगा दूं, सारी कौम देखे उनको कि वो जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। सारी दुनिया देखे उस पोर्टल के ऊपर जाकर कि लोग सुबह शाम किस तरह जिंदा रह रहे हैं वहां पे खुले आसमान के नीचे। हुँ, इट इज पॉसिबल, लेकिन कोई इंटरेस्ट ले उस पर, तब है किसी को शौक हो लोगों को सर्व करने का। मेरा एक गिला है कि पाकिस्तानी सैलाब जदगान को पाकिस्तानी ही निगलेक्ट कर रहे हैं।
पाकिस्तानी ही उनकी मदद नहीं करना चाहते, और जो सैलाब है इसको एक अपॉर्चुनिटी, फॉरेन फंडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अगर नहीं तो फिर बताएं लोगों को कि आज तक आपके पास कितने पैसे पहुंचे हैं और आपने वो किस तरह खर्च किए। लेकिन ये अफसोस है कि उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। कौम बेजार है, कौम थक चुकी है झूठे वादों से। ये जो लफ्ज कुछ ऐसे कोई लफ्ज हैं जो मैं समझता हूं ऑलमोस्ट एक गाली की तरह बन गए हैं कि किसी भी मसले के बाद कह दिया जाता है कि JIT बना दी गई है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने इसके बारे में एक कमेटी बना दी गई है, इसके ऊपर हमने इसका सख्त एक्शन लिया जाएगा। गवर्नर साहब ने इसके रिकॉर्ड मंगा लिया है, वजीर आला ने इसका एक्शन ले लिया। अब ये लोग थक चुके हैं चीजों को सुन सुन के। अब लोग रिजल्ट चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आप उनके सामने डाटा रखें कि ये पैसा है, इतने लोगों तक पहुंचा है, वेरीफाई करें इनको जाकर, कैमरे लगाएं उन जगहों के अंदर, लोग कौम खुद उनको देखें जिस तरीके से देखें। ये नहीं करेंगे तो अब वो ये जो अखबारी अल्फाज का इस्तेमाल है, अब लोग उससे बेजार हो चुके हैं। पीपल वांट टू सी द सोल्यूशन ऑफ इट। पीपल चाहते हैं कि लोगों को, आप सबको पता है मसाइल क्या है, लोग अब उसका हल चाहते हैं, हल प्रैक्टिकल चाहते हैं। अब लोग वो कानून के पक चुके हैं कि आप उनको वादे करते रहे। मैं आखिरी बात अफसोस के साथ ये कहूंगा जी कि हमारे नियाजी साहब की गवर्नमेंट के लिए भी लंदन प्लान बनाया गया था, और आज फिर लंदन प्लान बना रहा है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर करें। आप भारत से, बांग्लादेश से आप इंप्रेस हैं? कभी देखा है कि उनका कोई वजीर आजम भाग कर लंदन चला गया हो? कभी आपने देखा है बांग्लादेश आपके साथ है, आपके साथ भारत है, उनकी मुकद्दर के फैसले किसी दूसरे मुल्क के अंदर होते हो? पाकिस्तान के साथ क्यों आए? मैं समझता हूं आपका कैपिटल इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में फैसले करें, लाहौर में फैसले करें, और जो लीडर आपको छोड़ के भाग जाते हैं आप प्लीज उनको भूल जाया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। जब तक आपकी ECL लिस्टें नहीं बड़ी होंगी, जब तक ये कानून नहीं बनाया जाएगा कि डुअल सिटीजन अफसर यहां पे अफसरियां नहीं कर पाएंगे, जब तक ये कानून नहीं बनाया जाएगा कि डुअल सिटीजन यहां पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बल्कि जिनके बच्चे भी फॉरेन नेशनल हैं वो सियासत में नहीं आ सकते, जब तक इस तरह के कानून नहीं बनाएंगे आप, पाकिस्तान ना बचेगा ना बचने की उम्मीद है। क्योंकि आप आज भी लंदन से ऑपरेट हो रहे हैं, और जितना पैसा लूटा जा रहा है वो टोरंटो लंदन पहुंचे। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। आज के प्रोग्राम में बड़ी हमारी डिटेल गुफ्तगू हुई, और यकीनन नाज़रीन को भी पसंद आएगा कि हम लोग जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आपके फीडबैक हमें मिलते रहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, वो उसको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारसर को इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोनों पे आप हमें देख सकते हैं। और अगले प्रोग्राम तक के लिए, अगले प्रोग्राम में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप साजिद तारर साहब से पूछना चाहते हैं, तो मुझे खुशी होगी कि आप वो हमें भेजें और हम साजिद साहब से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और साजिद साहब को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।